नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। 21 मई 2022 की करंट अफेयर्स की बातचीत हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपकी परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है ऊर्जा, जो आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ऊर्जा से अक्सर सवाल पूछे ही जाते हैं, ऊर्जा के किसी न किसी टॉपिक से यहाँ से आपसे सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो उन सभी बिंदुओं पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं आज की इस क्लास में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो उन सभी विषयों को लेकर के आप सभी के सामने हाजिर हैं और शुरुआत करते हैं। तो ऊर्जा का जो टॉपिक है आपका, उसको भी हम लोग ध्यान में रख रहे हैं आज की क्लास में। ऊर्जा, राजस्थान के क्षेत्र में ऊर्जा के मामले में कौन कौन से सवाल आज तक की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसी आधार पर आपको तैयारी करनी है और आगामी परीक्षाओं में भी वैसे सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना रहने वाली है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज पूरी क्लास आपके सामने रहने वाली है, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। पहले सवाल से पहले हम कुछ करंट अफेयर्स के सवालों की बातचीत करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज आपसे पूछा गया है पहला सवाल जो है वो ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। इसमें ये पूछा गया है मेरे मित्रों कि यहाँ पर अभी हाल ही में 17 मई 2022 को सुपोषित माँ अभियान जो है, महा अभियान नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या है, माँ अभियान है, सुपोषित माँ अभियान है। ये सुपोषित माँ अभियान है, ये कहाँ से शुरू किया गया है आपको यह बताना है। सुपोषित माँ अभियान अभी हाल ही में कहाँ से शुरू किया गया है और किसके द्वारा शुरू किया गया है, ज़रा ये बता दीजिए आप। तो बस यहाँ पर आपसे पूछा गया है सुपोषित माँ अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है। सुपोषित माँ अभियान है, ये महा नहीं है, बस इतना आप लोग ध्यान कर लो बस। इसके बाद देखिए 2.0 है, इसका मतलब पहला चरण इसका शुरू हो चुका है। ठीक है, इस महा की जगह ये क्या है, माँ है। सुपोषित माँ अभियान है, यानी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें पोषण की स्थिति को सुधारने के लिए, इसको गर्भवती महिलाएं जो है, गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है उनको सुधारने के लिए 2.0 के नाम से शुरू किया गया। अभी कब शुरू किया गया, 17 मई को। तो पहला शुरू कब किया गया था, तो वर्ष 2020 के अंतर्गत जो है, वर्ष 2020 में जो है इसका पहला जो चरण है वो शुरू किया गया था। वर्ष 2020 में फर्स्ट जो चरण है वो शुरू किया गया था। तो ये जो है वो सब के सब जो हैं वो हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र जो इनका खुद का है, कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र, कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से आते हैं कौन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। और इनके संसदीय क्षेत्र में इस प्रकार के प्रोग्राम जो है वो क्या किया गया, शुरू किया गया। पहले 1000 महिलाओं के लिए यह शुरू किया गया था। पहले कितनी महिलाओं के लिए, 1000 महिलाओं के लिए शुरू किया गया था। और अब की बार ये कितनी महिलाओं के लिए शुरू किया गया, तो 2000 महिलाएं जो हैं, उन 2000 महिलाओं के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। तो कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं की जो पोषण की व्यवस्था है, पोषण की जो दशा है, उसको सुधारने के लिए ओम बिरला के द्वारा अभी हाल ही में 17 मई, डेट जरूर ध्यान रखना, 17 मई 2022 को सुपोषित माँ अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। और अगर आप अधीनस्थ बोर्ड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे दोस्तों, मैंने पिछले इतने पेपर में देखा है डेट पर सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो अक्सर आप जो इम्पोर्टेंट डेट होती है उनको अवश्य रूप से याद करें। जरा चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। अगला सवाल देखें तो अभी आपको पता होगा कोटा की रहने वाली है डेफ ओलंपिक खिलाड़ी गोरानसी, वो भी कहाँ से संबंधित है, कोटा से ही संबंधित है। उसने गोल्ड मेडल जो है वो इस स्पर्धा में जीता। ठीक है, गोरानसी शर्मा जो है, इनका संबंध कहाँ से है, तो कोटा क्षेत्र से है। और इसके अलावा ध्यान रखना, राजस्थान के कितने खिलाड़ियों में इसमें प्रतियोगिता में भाग लिया, राजस्थान के 7 खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। एक खिलाड़ी है जिसने 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल के साथ 3 पदक जीते। इसके अलावा 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने 1-1 पदक जीता है। तो ये ध्यान रखना, टोटल राजस्थान ने इस प्रतियोगिता में 5 पदक हासिल किए हैं। 7 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में क्या किया था, राजस्थान से हिस्सा लिया था। गोरानसी का संबंध कहाँ से है, तो कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र, कोटा से संबंधित है। इसके बाद राजस्थान में पैलेस ऑन व्हील्स जो है वो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बहुत लंबे समय से चलाई जा रही थी, लेकिन कोरोना की वजह से पिछले कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा इसे। अब इसे वापस संचालित किया जाएगा सितंबर 2022 से, लेकिन इसको निजी और राजस्थान पर्यटन विकास निगम संस्था जो है वो मिलकर चलाने वाली है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड और जो है वो प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से इसका संचालन जो है वो राजस्थान में किया जाएगा। इसके बाद कुछ सवाल और मुझे महत्वपूर्ण लगे न्यूज़पेपर में मेरे सामने आए, तो मैंने सोचा आपके सामने बात तो की हुई है, एक बार फिर बातचीत कर ली जाए। सोमालिया के अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति जो हैं वो कौन बने, तो हसन शेख मोहम्मद जो हैं वो अफ्रीका देश का अगला राष्ट्रपति चुना गया। सोमालिया एक अफ्रीकी देश है
और 2012 से 17 के बीच में भी ये राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके हैं। तो हसन शेख मोहम्मद को याद रखिएगा। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका फाइनल खेला गया, जिसमें उड़ीसा की टीम ने जो है वो कर्नाटक की टीम को हराकर इसमें जीत दर्ज की। तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके बाद एक अच्छा सवाल था, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 17 मई को मनाया गया और इसकी थीम जो है वो अपने रक्तचाप को सही तरीके से मापें, इसे नियंत्रित करें, अधिक समय तक जीवित रहें। अभी हाल ही में T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर गेंदबाज कौन बने? तो आपको पता होगा जसप्रीत बुमराह जो है उन्होंने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं। और वे T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो अगर देखा जाए तो 5वें भारतीय खिलाड़ी के तौर पर इनको जाना जा रहा है। चलिए इसके बाद अगली बात करें, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपके सामने है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 5G नेटवर्क की पहली कॉल जो है वो किस स्थान से की? तो आपको पता होगा IIT मद्रास जो है, IIT कौन सी है, IIT मद्रास से इन्होंने पहला इस प्रकार का जो कॉल है वो किया था। IIT मद्रास से इन्होंने अपना पहला कॉल वहाँ से किया था। और अभी 2030 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है, IIT कहाँ से भैया? मद्रास से। M का मतलब क्या है? IIT मद्रास जो है वो इसका सही आंसर होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि 2030 जब आएगा तो 2030 तक हम 6G नेटवर्क जो है वो लेकर आने वाले हैं। तो 2000 कब तक? 2030 तक। 2030 तक भारत का मिशन क्या है? 5G नेटवर्क का है, 6G नेटवर्क का है, सॉरी 6G नेटवर्क जो है वो भारत में लॉन्च किया जाएगा। इस प्रकार की जो है वो तैयारी की जा रही है। चलिए इसके बाद अगली बातचीत हम लोग करें तो ये आपके सामने, मैंने कल भी हालांकि इस बारे में बातचीत की थी, आज फिर बातचीत कर रहा हूँ। यहाँ पर है 5G का परीक्षण, संचार मंत्री ने किया पहला कॉल। देश की 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण गुरुवार को हुआ। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को IIT मद्रास में 5G नेटवर्क से सफलतापूर्वक कॉल किया। इस पूरे नेटवर्क को भारत में डिज़ाइन और विकसित किया गया है। इसे IIT मद्रास के नेतृत्व में 8 संस्थाओं ने मिलकर क्या किया है? विकसित किया। तो ये 5G नेटवर्क के बारे में भी जरूर ध्यान आप लोग रख लीजिएगा। इसके बाद अगला सवाल ज़रा देखिएगा क्या है आपके सामने। यहाँ पर है मित्रों कि हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत की निखत जहरीन जो है, ये 5 स्टार सवाल है, मैं कल भी बता चुका हूँ इस सवाल को, लेकिन कल मैंने ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं डाला था और ये पक्का परीक्षाओं में आएगा आगे वाली। निखत जहरीन जो है इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। किस देश को हराकर ये प्राप्त किया? प्रतियोगिता का आयोजन जो है तुर्की के इस्तांबुल में किया गया था। तो मैंने सवाल जो कल बताया था उसको ही दोबारा से दूसरे तरीके से मैंने पूछा है। तो निखत जहरीन जरूर ध्यान रखना। MC मेरी कॉम के बाद लगभग 4 साल बाद हमें ये पदक प्राप्त हुआ है। तो किसको हराकर इन्होंने ये पदक जीता है? तो थाईलैंड को हराकर या इंडोनेशिया को हराकर? तो ध्यान रखना, थाईलैंड को हराकर, थाईलैंड को 5-0 से जो है वो हराकर जो है वो इन्होंने ये पदक हासिल किया। अभी जमैका के दौरे पर कहाँ गए थे? तो हमारे राष्ट्रपति जो हैं रामनाथ कोविंद साहब अभी जमैका के दौरे पर गए हुए थे और वापस आए हैं। रामनाथ कोविंद साहब जमैका के दौरे पर गए हुए थे। इंडोनेशिया को हराकर उबेर कप जो है उस पर भारत ने क्या कर लिया है? कब्जा किया है। तो भारत ने थॉमस कप, सॉरी टेनिस टूर्नामेंट का कौन सा कप? थॉमस कप। थॉमस कप जो है वो किसको हराकर भारत ने पहली बार जीता है? तो खेल की जगत से बहुत बढ़िया खबरें जो है पेपर की दृष्टि से बन रही है। थॉमस कप जो है वो इंडोनेशिया को भारत ने हराकर, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया था। तो दोनों तीनों चीज़ें जो है वो आपको याद हो जानी चाहिए। देखो क्या है, निखत जहरीन ने बॉक्सिंग जो है इस प्रतियोगिता का आयोजन इस्तांबुल तुर्की में किया गया और किसको हराकर? थाईलैंड को हराकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और थॉमस कप 2022 में जो है आयोजन थाईलैंड में किया गया, बैंकॉक में, थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया। इंडोनेशिया को हराकर भारत ने जीता। और जमैका के दौरे पर कौन गए हुए थे? तो हमारे राष्ट्रपति जी जमैका के दौरे पर गए हुए थे। चलिए इसके बाद अगले कुछ पॉइंट्स आपके सामने। 12वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप उड़ीसा ने कर्नाटक को हराकर जीत दर्ज की। और ये जो फाइनल मुकाबला है ये कहाँ पर खेला गया था? तो भोपाल मध्य प्रदेश में खेला गया था। ये ध्यान रखना, कहाँ पर खेला गया? भोपाल MP में इसका फाइनल मुकाबला जो है वो खेला गया था। थॉमस कप 2022 बैडमिंटन में भारत ने इंडोनेशिया को हराकर जीत दर्ज की। उबेर कप 2022 में दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर जीत दर्ज की थी। ये कुछ की पॉइंट्स आपके सामने और हैं, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। ये देखिए निखत जहरीन जो है वो 5-0 से जो है वो थाईलैंड को हराकर जूनियर चैंपियनशिप जो है, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, मुक्केबाजी चैंपियनशिप इसमें जीत दर्ज की। इसके बाद अगला सवाल है मेरे मित्रों, हाल ही में फ्रांस में आयोजित कान फिल्म फेस्टिवल में बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान पर भारत और बांग्लादेश के संयुक्त रूप से फिल्म के ट्रेलर का विमोचन किया गया।
इस फिल्म का निर्देशन किसके द्वारा किया गया? तो सोनू निगम के द्वारा इस प्रकार की किसी भी फिल्म का निर्देशन नहीं किया गया है। अक्षय कुमार के द्वारा भी नहीं किया गया है, इन दोनों ने तो भाग भी नहीं लिया। श्याम बेनेगल की निर्देशित फिल्म है ये। किसके द्वारा निर्देशित है? श्याम बेनेगल के द्वारा निर्देशित है। और इन्होंने इसमें क्या किया था, जो रेड कारपेट है उसका नेतृत्व यहाँ पर किसको सौंपा गया था? इस बार भारतीय दल के रेड कारपेट के नेतृत्वकर्ता, रेड कारपेट जो है इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो मामे खान थे। और मामे खान का संबंध कहाँ से? राजस्थान से। और आज तक के प्रथम जो है वो इस प्रकार के लोक कलाकार हैं जिनको फ्रांस के में आयोजित इस कान फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट का नेतृत्व करने का क्या मिला? अवसर मिला। तो ये बात ध्यान रखना है। शेख मुजीबुर रहमान पर बनी ये फिल्म भारत और बांग्लादेश के बीच में मधुर संबंधों को स्थापित करने के लिए तैयार की गई। और इसका जो है वो सारा कार्य जो है वो किसके प्रयासों से किया गया? नरेंद्र मोदी जो है इनके प्रयासों से, यानी किसके प्रयासों से? मोदी के प्रयासों से इस फिल्म को तैयार किया गया है। चलिए अगला पॉइंट अपन देखते हैं। मामे खान राजस्थान के रहने वाले हैं। ऐसा पहली बार है हो रहा है कि किसी लोक कलाकार के द्वारा कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट कार्यक्रम की क्या की गई? अगुवाई की गई। तो ज़रा इसको भी देख लीजिएगा। हाल ही में कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री और बांग्लादेश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने संयुक्त रूप से श्री श्याम बेनेगल के द्वारा निर्देशित भारत बांग्लादेश सह निर्मित फीचर फिल्म मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशन, मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशन का 90 सेकंड का ट्रेलर जारी किया। भारत और बांग्लादेश द्वारा सह निर्मित यह फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल थी। यह फिल्म बंगबंधु मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी पर उपहार के साथ साथ अच्छे पड़ोसी संबंधों का भी उदाहरण है। कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में आयोजित वार्षिक फिल्म समारोह है जिसमें दुनिया भर के वृत्त चित्रों सहित सभी शैलियों की नई फिल्मों का पुनरावलोकन किया जाता है। यह दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और प्रचारित फिल्म समारोह है। यह प्रत्येक वर्ष आमतौर पर मई में पोलिश डेस फेस्टिवल एट डेस कांग्रेस में आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव की बड़े पैमाने पर लोकप्रियता को देखते हुए कई फिल्म हस्तियां इसमें शामिल होती है। साथ ही फिल्म निर्माताओं हेतु अपनी नई फिल्मों को लॉन्च करने और दुनिया भर से आए हुए वितरकों के समक्ष इन फिल्मों का प्रदर्शन करने के लिए एक लोकप्रिय स्थान जो है वो बना हुआ है कान फिल्म फेस्टिवल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगला सवाल आपके सामने है मेरे मित्रों कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो इसके बारे में पूरी डिटेल आपके सामने है, यहाँ पर देख लीजिएगा। हाल ही में संग्रहालयों के संदर्भ में लोगों में जागरूकता बढ़ाने हेतु 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 1977 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा की गई थी। ICOM यानी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद एक सदस्यता संघ और गैर सरकारी संगठन है जो संग्रहालय संबंधी गतिविधियों के लिए पेशेवर एवं नैतिक मानक स्थापित करता है। संग्रहालय क्षेत्र में यह एकमात्र वैश्विक संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1946 में की गई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यह संग्रहालय पेशेवरों के एक नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। परिषद की रेड लिस्ट सांस्कृतिक वस्तुओं के अवैध यातायात को रोकने के लिए व्यवहारिक उपकरण है। वर्ष 2022 के लिए इस दिवस की थीम संग्रहालयों की शक्ति है। भारत के उल्लेखनीय संग्रहालय राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण साइट संग्रहालय गोवा, प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। ये भारत के कुछ प्रसिद्ध जो संग्रहालय हैं वो आपके सामने यहाँ पर बताए गए हैं। तो इस सवाल का सही जवाब अब आप लोग एकदम बता सकते हैं कि 18 मई को यह दिवस क्या किया जाएगा? मनाया जाता है। 18 मई को यह दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ मैं दोबारा से आपके सामने लिख देता हूँ, 18 मई को यह दिवस क्या किया जाता है? मनाया जाता है। चलिए ज़रा अब बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल क्या है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय या विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मधुमक्खी दिवस हाल ही में कब मनाया गया आपको पता ही होगा। विश्व मधुमक्खी दिवस जो है वो 20 तारीख को मनाया गया। कब? 20 मई को यह दिवस क्या किया गया भैया? 20 मई को अभी हाल ही में यह दिवस मनाया गया। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका डी ऑप्शन होगा। चलिए इसके बारे में भी थोड़ी डिटेल से जानते हैं क्या है खबरें। विश्व मधुमक्खी दिवस केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय 20 मई को 2022 को गुजरात में विश्व मधुमक्खी दिवस पर वृहद राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विश्व मधुमक्खी दिवस के लिए वर्ष की थीम बी एंगेज्ड सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड कीपिंग सिस्टम्स। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देकर देश के छोटे किसानों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाना है।
प्रत्येक वर्ष 20 मई को विश्व भर में विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य मधुमक्खी और अन्य परागकणों जैसे तितलियों, चमगादड़ और होमिंग बर्ड आदि के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस 18वीं शताब्दी में आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले एंटोन जनसा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव 7 जुलाई 2017 को इटली में आयोजित खाद्य व कृषि संगठन के 40वें सत्र में स्वीकृत किया गया था। विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर मधुमक्खी के तमाम उत्पादों के लाभ उत्पादन बढ़ाने में मधुमक्खियों की भूमिका और किसानों को खेती के साथ साथ नए व्यवसाय के अवसर मुहैया कराने की संभावनाओं पर भी चर्चा की जाती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बातचीत करें। G5 साहेल क्या चीज़ है, ज़रा सुन लीजिएगा। इस पर मैंने कोई सवाल हालांकि नहीं बनाया है। 19 मई 2022 को अफ्रीका के लिए संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष राजनीतिक अधिकारी ने माली के साहेल क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी बल जो है उसका नाम है G5 साहेल। G5 साहेल क्या है, तो अब समझ लीजिएगा कि अफ्रीका जो है उसका, माली जो देश है उसके लिए एक साहेल क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी एक बल है, उसका नाम ये है। उससे हटने की जानकारी जो है वो माली ने दे दी है। अफ्रीका संघ के सुझाव और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समर्थन के बाद 16 फरवरी 2014 को नोकोचोट मोरिटानिया में इस संयुक्त बल का गठन हुआ, जिसे G5 साहेल नाम दिया गया। इसमें जो देश शामिल हैं उनमें बुर्किना फासो है, माली है, मोरिटानिया है, नाइजर है और चाड है। ये सारे अफ्रीकी देश हैं। G5 साहेल का उद्देश्य क्षेत्र में आतंकवादी गुटों से निपटने हेतु बेहतर समन्वय स्थापित करना है और आर्थिक विकास तथा सुरक्षा के लिए सहयोग बढ़ाना है। माली पश्चिमी अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में फैला एक विशाल स्थलबद्ध यानी लैंडलॉक कंट्री है। भारत में यह जिहादी हमलों और जातीय हिंसा से जूझ रहा है। वर्तमान में यह जो देश है ये जिहादी हमले और जातीय हिंसा के जो है वो घटनाएं यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही है। राजस्थान सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है रिफाइनरी। इस रिफाइनरी की जो क्षमता है वो 9 मिलियन टन वार्षिक की है। 43,129 करोड़ रुपए की इसमें लागत आ रही है और 9 यूनिट इसमें बनकर तैयार हो रही है। प्रोजेक्ट जो हैं उस पर 20,000 लोग जो हैं वो कार्य कर रहे हैं। देश की प्रथम BS6 आधारित यह परियोजना या रिफाइनरी है। इसमें पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। 4 पेट्रोकेमिकल इकाइयाँ यहाँ पर बनाई जाएगी। 300 किलोमीटर को कवर करता है पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी क्षेत्र में टाउनशिप, स्कूल, हॉस्पिटल, बिल्डिंग आदि का भी क्या किया जाएगा, यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। ये आपको पता ही होगा, राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में बड़ा प्रसिद्ध इलाका बन चुका है। हाल ही में बेटी बचाओ पोस्टर का, बेटी बचाओ नहीं है ये, मिट्टी बचाओ है। क्या है, बेटी बचाओ तो हो चुका है मेरे दोस्तों, अभी क्या है, मिट्टी बचाओ है। ये किसका है, मिट्टी बचाओ। इस मिट्टी बचाओ पोस्टर का विमोचन, मिट्टी बचाओ इस अभियान का एक पोस्टर है। इस पोस्टर का विमोचन किसके द्वारा अभी हाल ही में किया गया, तो मिट्टी बचाओ पोस्टर का विमोचन अभी हाल ही में हमारे राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किया गया है। मिट्टी बचाओ इस पोस्टर का विमोचन अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है, तो कलराज मिश्र जो है, कलराज मिश्र इनके द्वारा किया गया है। अभी हाल ही में आप लोगों को पता होगा राजस्थान के ही रहने वाले भैरू सिंह जी शेखावत की पुस्तक जो है उसका भी थोड़े दिन पहले विमोचन किया गया था। चलिए इसके बाद अगले सवाल पर हम लोग बातचीत करते हैं। ये देखिएगा, कलराज मिश्र है, मिट्टी बचाओ जो है, मिट्टी बचाओ इस पोस्टर का विमोचन, मिट्टी बचाओ इस पोस्टर का विमोचन इनके द्वारा अभी हाल ही में किया गया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। हाल ही में अनिल बैजल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल थे, किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल थे, तो आपको पता होना चाहिए दिल्ली के उपराज्यपाल जो हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल जो हैं, इन्होंने क्या कर दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली में आम आदमी जो है इनकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। और वैसे मुख्यमंत्री की बात की जाए तो केजरीवाल जो है, ये केजरीवाल है। और इन उपराज्यपालों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला सवाल, राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो केरल में महिला विधायक सम्मेलन का आयोजन जो है वो किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है मेरे मित्रों, अगला आपके सामने कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ लिख दिए हैं, सीधे ही सवाल नहीं बनाए हैं। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन चीन में किया जाएगा।
हाल ही में वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर रिपोर्ट जो है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई। और इटालियन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष, ये हालांकि पुरानी खबर है फिर भी आपके सामने मैंने रख दी है। टूर्नामेंट 2022 में पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं, और महिला एकल वर्ग में ईगा स्विएटेक जो पोलैंड की रहने वाली है, इन दोनों ने क्या की है, जीत दर्ज की है। 2-3 दिन पहले आपको न्यूज़ में ये सवाल बताया था। अब राजस्थान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे मित्रों, राजस्थान की ऊर्जा के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? राजस्थान की ऊर्जा के संदर्भ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उस पर मैं कुछ सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो राजस्थान के ऊर्जा जो संसाधन है, ऊर्जा संसाधन जो है उसके संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। राजस्थान की एनर्जी में जो है वो क्या स्थिति है, राजस्थान की ऊर्जा क्षमता में जो स्थिति है उस स्थिति को लेकर आप सब लोगों के साथ हम बातचीत करने वाले हैं। आज तक की परीक्षा में आए हुए प्रश्नोत्तरी जो हैं वो मैं इसको ले रहा हूँ, तो ज़रा देखिएगा, पहला सवाल का जवाब देने की कोशिश करिएगा। पहला सवाल है, राजस्थान का पहला गिल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? गिल आप लोगों को पता होगा, नागौर जिले के खिंवसर में रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो लगा रही है। यहाँ पर 5 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना के पहले चरण में जो है वो स्थापित ऊर्जा जो है वो 1.67 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। निजी निवेश की द्वितीय सौर ऊर्जा परियोजना जो है वो किसके द्वारा लगाई जा रही है? तो मेसर्स नाम की एक कंपनी है, मेसर्स नाम की, मेसर्स पार परियोजना, मेसर्स पार सोलर की ओर से जोधपुर जिले की ओसियां तहसील के ग्राम धूंधिया में भी स्थापित की जा रही है। मेसर्स के द्वारा यहाँ भी स्थापित की जा रही है। तो इसका सही जवाब है आपका, राजस्थान का पहला जो क्षेत्र है गिल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको पढ़ लिया होगा कि राजस्थान के बाड़मेर में है या जोधपुर में है या जैसलमेर में है या बीकानेर में, कौन से क्षेत्र में राजस्थान में यह स्टेशन स्थापित किया गया है। सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित है? राजस्थान में गिल पावर प्रोजेक्ट। तो इसका सही आंसर आप लोगों को मिल चुका होगा मेरे दोस्तों। तो गिल जो है वो बाड़मेर में स्थित है। कहाँ पर है? गिल बाड़मेर में स्थित है। और गिल विद्युत परियोजना जो है वो गिल शिव तहसील जो है कहाँ पर है? बाड़मेर की कौन सी तहसील है? शिव तहसील, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। तो आपको शिव तहसील के बारे में ध्यान रखना है। थुम्बली गांव है बाड़मेर जिले में। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम जो है उसके द्वारा KLF एक कंपनी है, KLF नाम की एक कंपनी है। कहाँ की है? KLF जर्मनी की कंपनी है। किसकी? जर्मनी की। इस जर्मनी की KLF कंपनी के द्वारा आर्थिक सहयोग इसको मिल रहा है। राज्य का पहला गैसीयकरण तकनीक पर आधारित 1000 मेगावाट का विद्युत ग्रह स्थापित किया जा रहा है। कितने हज़ार मेगावाट का? यहाँ पर 1000 मेगावाट जो है, इस 1000 मेगावाट का यहाँ पर इस प्रकार का संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। KLF कंपनी कहाँ की है? जर्मनी की है। तो गिल कहाँ पर है? बाड़मेर में है। ध्यान रखना, गिल कहाँ पर है? बाड़मेर में। बाड़मेर की शिव तहसील जो है, शिव तहसील जो है यहाँ पर ये स्थित है। तो मेरे हिसाब से इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए इसके बाद अगले सवाल पर बातचीत करते हैं। रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो रामगढ़ जैसलमेर में स्थित है। इस बारे में भी कोई समस्या नहीं होगी। ये गैस आधारित संयंत्र है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है आपके सामने। यहाँ राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष परिचालित हुई थी? राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना जो है राजस्थान में 1973 में आरंभ हुई थी। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा जो परियोजना है वो वर्ष 1973 में आरंभ हुई थी। ये बात भी बहुत अच्छे ढंग से आप ध्यान रखना। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष परिचालित हुई? तो वर्ष 1973 में। राउतभाटा में हमारे यहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, नहीं बताना है। तो गैर परंपरागत स्रोत जो है वो सूर्य से प्राप्त होने वाली, यानी वैसे जिनका हम अगर इस्तेमाल करें तो भी उनके खत्म होने की संभावना नहीं के बराबर है। सौर ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, जल विद्युत शक्ति। तो नहीं है वो आप लोगों को इनमें से क्या करने हैं? बताने हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर बताना है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपको पता होगा प्राकृतिक गैस जो है वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है भैया। इसके बाद आपका जल विद्युत शक्ति है, वो क्या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत आता है या नहीं आता? तो ध्यान रखना, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, ज्वारीय तरंग से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, और इसके अलावा मेरे मित्रों भूतापीय ऊर्जा, ये सारी की सारी जो ऊर्जा है वो कौन सी है? तो ये सब ऊर्जा जो है वो आपकी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। चाहे पवन ऊर्जा की बातचीत की जाए, लेकिन प्राकृतिक गैस जो है
ये प्राकृतिक गैस आपकी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत नहीं आती है। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर जल विद्युत शक्ति से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है वो भी किसके अंतर्गत नहीं आएगी, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत उसे शामिल नहीं किया जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल ज़रा देखिएगा क्या है आपके सामने है। नेक्स्ट सवाल कि भैया ये बताइए हमें तो 1973 में रावत भाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना स्थापना किस देश के सहयोग से की गई। राजस्थान के रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में पहली बार परमाणु ऊर्जा शक्ति की स्थापना की गई। तो ये बताइए किसके सहयोग से। राजस्थान में कनाडा के सहयोग से ऐसा किया गया था। किसके सहयोग से, कनाडा के सहयोग से ऐसा किया गया था। इसके बाद अगला सवाल है, राजस्थान में किस पावर स्टेशन की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है। राजस्थान में ये लगातार बदलता रहता है। लेटेस्ट सवाल जो एसीएफ का एग्जाम हुआ था उसमें ये सवाल आया था, तो ध्यान रखना। राजस्थान का सूरतगढ़ और छबड़ा के बीच में हमेशा क्या रहता है, कंपटीशन चलता रहता है। तो सूरतगढ़ का ठुकराना गांव जो है वहाँ गंगानगर जिले में ही है। राज्य की पहली सुपर थर्मल पावर परियोजना यहाँ पर सूरतगढ़ में क्या की गई थी, लगाई गई थी। सूरतगढ़ में यहाँ लगाई गई थी। 2820 मेगावाट की 5 चरणों में कुल 8 इकाइयाँ यहाँ पर वर्तमान में क्या है, कार्यरत हैं। जिसमें से 9वीं और 10वीं इकाई जो है वो 2 इंटू यानी 660 मेगावाट की इकाइयाँ जो है 9वीं और 10वीं इकाइयाँ भी यहाँ पर जो है वो कार्य करने लगी है। इसकी पहली इकाई ने अपना वाणिज्यिक संचालन जो वो 1 फरवरी 1999 को आरंभ किया था। पहली इकाई जो है उसने अपना संचालन कब शुरू किया था, तो 1 फरवरी जो है 1 फरवरी 1999 को अपना क्या कर दिया था, इन्होंने अपना संचालन आरंभ कर दिया था। अभी 9वीं और 10वीं इकाई जो है 9वीं और 10वीं इकाई जो है कितने मेगावाट की 660 इंटू 660 मेगावाट की 2 इकाइयाँ जो है वो यहाँ परिचालन में चल रही है। चलिए इसके बाद अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल क्या है, किस वर्ष में सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र की पहली इकाई ने अपना वाणिज्यिक संचालन आरंभ किया था। तो फरवरी 1999 को संचालन आरंभ कर दिया था। तो देखिए सब तरीके के सवाल हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं मेरे मित्रों। इसके बाद अगला सवाल है, निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की प्रतिस्थापी क्षमता सर्वाधिक है। तो सूरतगढ़ के बारे में आपको बता दिया गया है। इसके बाद अगला सवाल है, भड़ला जो है वो कहाँ पर है, तो जोधपुर में है। यानी भड़ला जो पार्क है वो कहाँ पर है, फलोदी जोधपुर में है। तो इसका पहले का जो ए का ऑप्शन का चौथा सही होगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना, पवन ऊर्जा परियोजना में देवगढ़ प्रतापगढ़ का स्थान आता है। सौर ऊर्जा की अगर बात की जाए तो खींवसर नागौर का भी नाम आता है, आप लोगों को ये मालूम होगा मेरे मित्रों। तो देखिए सबसे पहले आपका 4 नंबर जो है ये एकदम सही है, यानी ए में 4 उत्तर आएगा, ये ध्यान रखना है। यानी भड़ला कहाँ पर है, जोधपुर में। इसके बाद बात की जाए अवशिष्ट परियोजना, तो बालोतरा बाड़मेर जो है यहाँ पर अवशिष्ट परियोजना, अवशिष्ट कचरे से यहाँ पर निर्माण किया जाता है ऊर्जा का। इसके बाद मेरे दोस्तों पवन ऊर्जा जो है वो कहाँ की है, तो पवन ऊर्जा के बारे में भी आप लोग परिचित होंगे मेरे हिसाब से, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो पवन ऊर्जा के क्षेत्र की अगर बातचीत की जाए तो देवगढ़ प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र जो है वो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहता है। इसके बाद सौर ऊर्जा की बातचीत की जाए तो आपको पता होगा खींवसर नागौर जो है ये प्रसिद्ध है। तो ये आपका सही जो उत्तर है वो क्या होंगे, 4 3 2 1 होगा। ये ज़रा आप लोग समझ लीजिएगा, 4 3 2 1। तो इसका मिलान आप लोग कर सकते हैं मेरे हिसाब से, 4 3 2 और 1 के हिसाब से आप इसका मिलान कर दीजिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में द्वितीय वायु ऊर्जा प्लांट यानी हवा से चलने वाले जो वायु प्लांट है उसकी स्थापना राजस्थान में कहाँ पर की गई। तो राजस्थान में प्रथम तो है वो कहाँ पर किया गया, जैसलमेर में। दूसरा भी प्रतापगढ़ में, तीसरा जोधपुर में स्थापित किया गया। तो इसका सही आंसर जो है वो आपसे पूछा जा रहा है सेकंड के बारे में, यानी द्वितीय पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट कहाँ पर है, तो अमर सागर जो है, अमर सागर जैसलमेर में, अमर सागर जैसलमेर, अमर सागर जैसलमेर में यह कब किया गया था, तो 2000 में किया गया था, 2000 में किया गया था। यानी स्थापना 5 अप्रैल 2000 में की गई थी। इसके बाद दूसरा देवगढ़ जो है प्रतापगढ़ में, देवगढ़ कहाँ पर है भैया, देवगढ़ प्रतापगढ़ में। ये भी कब ये शुरू किया गया था, अगस्त में, 22 अगस्त 2000 को शुरू किया गया, 22 अगस्त 2000 को ये शुरू किया गया। इसके बाद में तीसरा जो है वो कहाँ है, बिठड़ी जोधपुर में है। जोधपुर में कौन सा है भैया, तीसरा है जोधपुर में बिठड़ी नाम की एक जगह, कहाँ पर, बिठड़ी, ये जोधपुर में है। और इसकी स्थापना 2001 में की गई थी, 2001
2001 में इसकी स्थापना की गई थी। तो मेरे हिसाब से पवन ऊर्जा के क्षेत्र में आने वाले इन तीनों संयंत्रों के बारे में आपको जानकारी पता चल गई होगी। तो आपसे दूसरा, पहला पूछे तो अमर सागर जैसलमेर है, और दूसरा पूछे तो देवगढ़ है, तीसरा पूछे तो जोधपुर है। तो आपसे दूसरा पूछा गया तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा वो प्रतापगढ़ हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगले सवाल पर बात करते हैं। माही जल परियोजना किस जिले में स्थित है, यह आपको बताना। माही जल विद्युत परियोजना राजस्थान के किस जिले में, तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है। कौन सी नदी पर है, तो माही नदी पर है। राजस्थान की किस प्रसिद्ध नदी पर है, तो माही नदी जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में बहती है। तो माही नदी जो है उस पर इसको बनाया गया है। जल विद्युत परियोजना है, यह राजस्थान और गुजरात की सम्मिलित परियोजना है। बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर जो है, बजाज जमनालाल बजाज के नाम पर इसका नाम बजाज सागर रखा गया है। 2 विद्युत ग्रहों से राज्य को 140 मेगावाट विद्युत उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। कौन से का है, तो राजस्थान और किसका है, राजस्थान और गुजरात की परियोजना है। ध्यान रखना, थोड़ा सा धोखा मत खा जाइएगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में माही नदी हालांकि बहती है, लेकिन ये परियोजना राजस्थान और किसकी है, गुजरात की। राजस्थान और गुजरात की जो है वो कौन सी है, ये माही परियोजना है, जिसके तहत 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन जो है वो यहाँ से किया जाता है। तो ये कौन से जिले में स्थित है, तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। चलिए अगला सवाल है, कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है, तो ग्रामीण विद्युत कनेक्शन जो है इनसे संबंधित है। आपके ग्रामीण विद्युत कनेक्शन से संबंधित है। 1988-89 में इस योजना को शुरू किया गया था। 1988 और 89 में आरंभ इस योजना में गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं या अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्ग के हैं, उनके प्रकाश बिंदु घरेलू कनेक्शन प्रदान करने के लिए 1988 और 89 में इस योजना की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। पावर पैक परियोजना का संबंध किससे है, तो राजस्थान में दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा के विद्युतीकरण से संबंधित है। किसका, पावर पैक परियोजना का। इसमें जो है ग्रामीण क्षेत्रों के दूर दराज जो इलाके होते हैं, जहां भविष्य में 4-5 साल तक विद्युतीकरण की कोई योजना न हो, वहां सौर ऊर्जा से विद्युत कनेक्शन दिए जाते हैं और पूरे गांव को सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत करने के लिए पावर पैक परियोजना की शुरुआत की गई थी। इसके बाद अगला सवाल है, निम्न में से एक प्रमुख विद्युत परियोजना जो है वो कौन सी है, आपको ये बताना है। प्रमुख विद्युत परियोजना चंबल परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की प्रमुख परियोजना है, जिससे 386 मेगावाट विद्युत का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। 386 मेगावाट विद्युत का उत्पादन यहाँ से किया जाता है। इसके बाद अगला सवाल है, सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट स्टेशन पर 250 मेगावाट की कौन से नंबर की इकाई का शिलान्यास 9 जनवरी 2007 को किया गया था, तो 2007 में जब इसके आसपास 2006 के और 7 के आसपास एक परीक्षा हुई, उसमें ये सवाल पूछा गया, तो छठी परियोजना। लेकिन अब ध्यान रखना 9वीं और 10वीं चल रही है। 9वीं और 10वीं की क्षमता कितनी है, 660 मेगावाट की 2 इकाइयाँ यहाँ पर बन रही है। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखिए क्या है, गिरल परियोजना संबंधित किससे है। गिरल जो है वो आपको पता होगा, राजस्थान का विद्युत उत्पादन निगम द्वारा KLF जर्मनी जो है उसके सहयोग से थुम्बली गांव बाड़मेर में गिरल राज्य का गैसीकरण तकनीक पर आधारित 100 मेगावाट का जो है वो है। तो गैसीय आधारित है, तो जल विद्युत, ताप विद्युत और यहाँ पर है अणु शक्ति और कौन सा है, पवन ऊर्जा। तो यहाँ पर ताप विद्युत परियोजना से संबंधित है आपका गिरल। गिरल है कहाँ पर, तो ये ध्यान रखना, गिरल बाड़मेर में। पहला ही सवाल आज की क्लास में आपको कराया था, गिरल कहाँ पर है, तो बाड़मेर में है। KLF जो कंपनी है जर्मनी की, कौन सी कंपनी, KLF कहाँ की कंपनी है, जर्मनी की कंपनी है, उसके सहयोग से इसका निर्माण किया गया। चलिए जरा अगले सवाल की ओर बात करते हैं। कवई में सुपर थर्मल बिजली प्रोजेक्ट प्लांट लगाए जाने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया। यह किस जिले में स्थित है, तो ये ध्यान रखना, कवई जो है वो बाना जिले में स्थित है। बाना जिले में स्थित है कवई, यानी अडानी ग्रुप द्वारा इसको तैयार करने का संकल्प लिया गया था। अडानी ग्रुप जो है राज्य सरकार द्वारा कई बारह में थर्मल पावर प्लांट लगाने की परियोजना सौंपी गई थी अडानी ग्रुप को। चलिए इसके बाद अगला सवाल जरा देखिए क्या है, राजस्थान की ऊर्जा की धारिता शक्ति में ताप ऊर्जा का लगभग अनुपात कितना है। राजस्थान में सबसे अधिक जो है वो तापीय ऊर्जा है और राजस्थान में इसका प्रतिशत जो है वो 80% के आसपास है। कितना है, 80% के आसपास है। इसके बाद है, राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना कब की गई। राजस्थान ऊर्जा विकास यानी रेडा जिसको अपन बोलते हैं, 21 जनवरी 1985 को, 21 जनवरी 1985 को, 21 जनवरी 1985 को इसकी स्थापना की गई। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है उसका विकास करना है, इसको तो कहा जाता था रेडा।
का कहा जाता था रेडा। लेकिन अब रेडा से संबंधित सवाल इसलिए नहीं आते मेरे दोस्तों क्योंकि अब इसका विलय जो है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम में कर दिया गया है। कब, किस में कर दिया गया है? अक्षय ऊर्जा निगम जो है, इस अक्षय ऊर्जा निगम में इसका विलय जो है वो कर दिया गया है अब। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है आपके सामने। राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई? राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा पार्क जो है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई यह आपको बताना है। तो बालोतरा बाड़मेर में, बड़ला जोधपुर में, पोखरण जैसलमेर में, शेरगढ़ जोधपुर में प्रथम सौर ऊर्जा पार्क जो है वो राजस्थान में कहाँ पर बनाया गया? तो आपको पता होगा बड़ला जोधपुर बाप फलोदी जिले में स्थित है ये, ठीक है। बड़ला जोधपुर जो है यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है? तो भड़ला क्षेत्र है। बड़ला लिखा इसने है, ये वास्तव में भड़ला क्या है? भड़ला है, ये ऐसे है भड़ला, ठीक है। यहाँ पर बड़ला जोधपुर में स्थापित किया गया 21 अगस्त 2013 को। कब? 2013 को, 21 अगस्त को 2013 को इसको शुरू किया गया था। ये कौन से में? बाप फलोदी जो है, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर में इसको शुरू किया गया। चलिए इसके बाद अगला सवाल ज़रा देखिएगा क्या है आपके सामने। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई थी? तो राजस्थान में पहली बार सौर ऊर्जा नीति वर्ष 2011 में आई थी, आपको पता होना चाहिए। 13 अप्रैल 2011 को घोषित की गई थी और नई सौर ऊर्जा नीति और पवन ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 की हाइब्रिड नीति, जरूर ध्यान रखना। 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के क्षेत्र को लेकर के एक हाइब्रिड नीति जो है वो 2019 को नई नीति लागू की गई। इसके बाद अगला सवाल है, कौन से वर्ष में राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई? तो वर्ष 2019 में इसे घोषित किया गया 18 दिसंबर के दिन, ये भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति जो है वो 2019 में अभी घोषित की गई है। अगला सवाल आपके सामने है, राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार की गई? तो पवन ऊर्जा नीति जो है वो राजस्थान में किस वर्ष घोषित की गई ये आपको बताना है। तो राजस्थान में 2012 में पवन ऊर्जा नीति अलग से आई, लेकिन अब की बार जो वो 2019 में हाइब्रिड ऊर्जा नीति जो है वो लागू कर दी गई है। हाइब्रिड ऊर्जा नीति जो है वो क्या कर दी गई है? हाइब्रिड ऊर्जा नीति जो है वो लागू की गई है। इसके बाद अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है क्योंकि रेगिस्तान क्षेत्र उपलब्ध है, गर्मी, सूर्य की गर्मी उपलब्ध है, पशु उपलब्ध है, सरसों की भूसी उपलब्ध है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है सरसों की जो तूड़ी होती है उससे क्या किया जाता है, हमारे यहाँ पर जो है वो इस प्रकार से ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो ये भी बात आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद मेरे मित्रों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है वो क्या है ज़रा देखिएगा। वह गांव जहां अडानी पावर ग्रुप द्वारा लिमिटेड द्वारा इकाई स्थापित की जा रही है। तो आपको थोड़ी देर पहले बताया था कवाई 12 जो है यहाँ पर अडानी ग्रुप द्वारा जो है वो पावर प्रोजेक्ट जो है वो लगाया जा रहा है। चलिए इसके बाद अगला सवाल है, पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना राज्य के किस जिले में? राजस्थान का जैसलमेर जो जिला है यहाँ पर सर्वाधिक पवन ऊर्जा की है जो संभावना दर्ज की जा सकती है। तो ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगला सवाल है मेरे मित्रों, प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है कहाँ पर? प्राकृतिक गैस आधारित तो रामगढ़ आपको याद होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित जो है वो शक्ति परियोजना कहाँ पर? रामगढ़ जो क्षेत्र है यहाँ पर। रामगढ़ कहाँ है? तो जैसलमेर जिले में। रामगढ़ कहाँ पर है? तो जैसलमेर जिले का रामगढ़, जरूर ध्यान रखना। जैसलमेर जिले का क्या है? रामगढ़। सौर ऊर्जा सॉरी प्राकृतिक गैस आधारित यहाँ पर 71 मेगावाट का संयंत्र जो है वो क्या किया गया, लगाया गया। 71 मेगावाट का यहाँ पर संयंत्र जो है वो स्थापित किया गया है। राज्य की प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना है। राज्य की प्रथम गैस आधारित परियोजना रामगढ़ जैसलमेर के अंदर क्या की गई है, लगाई गई है। इसके अलावा राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राउत भाटा चित्तौड़गढ़ में यह है परमाणु ऊर्जा राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा राजस्थान में विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की कितनी कंपनियां हैं? अभी ताज़ा एक एग्जाम में भी ये सवाल पूछा गया था मेरे मित्रों। राजस्थान में विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की कितनी जो कंपनियां हैं वो राजस्थान में है? तो ध्यान रखना राजस्थान में एक जो है, पहले का सवाल है ये पुराना हालांकि, लेकिन अब राजस्थान में लगातार जो है वो अलग अलग प्रकार के वितरण हैं, जैसे अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, ठीक है। इसके अलावा मेरे मित्रों राजस्थान में जोधपुर है, जयपुर है, इन अलग अलग क्षेत्रों से क्या किया जाता है, प्रसारण निगम लिमिटेड की स्थापना राजस्थान में की गई है। तो ये सवाल हालांकि पुराना है। चलिए इसके बाद है, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कितने जिले आते हैं? तो ध्यान रखना राजस्थान के अजमेर विद्युत निगम लिमिटेड के अंतर्गत 11 जिलों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अभी एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आप लोगों से और डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जरा उसको भी सुन लीजिएगा। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा निगम जो है उसको ध्यान रखना है।
आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सार्वजनिक निगम और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए जो संस्था की स्थापना की गई है उसका नाम क्या है मेरे मित्रों। तो ध्यान रखिएगा, वो है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। और रेडा जो है वो 21 जनवरी 1985 को स्थापित की गई थी। वो भी किसके क्षेत्र में, गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र में काम करती है। 21 जनवरी 1985 को रेडा की स्थापना की गई, लेकिन अब इसका विलय अक्षय ऊर्जा निगम में कर दिया गया है। और एक राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, इन सब का एकीकरण कर दिया गया है। यानी रेडा जो है, रेडा और एक रेडा के अलावा कौन सी कंपनी, जिसका नाम है राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको अपन शॉर्ट में RSPCL भी कह सकते हैं। ये दोनों जो है इनका विलय कब कर दिया गया था, 9 अगस्त 2002 को। 9 अगस्त 2002 को इनको सम्मिलित रूप से किस में मिला दिया गया, तो अक्षय ऊर्जा निगम में इन सब का विलय कर दिया गया, जो राज्य में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास इन सब के उत्पादन के लिए प्रयासरत रहे। तो आज के दिन ये रेडा RP से लिए सब कुछ नहीं है। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा निगम है, जो 9 अगस्त 2002 को जो है इनका सबका विलय उसके अंदर कर दिया गया। तो मेरी उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत पसंद आने वाली है, और इसी प्रकार के कुछ और सवाल लेकर आप सभी के सामने वापस हाजिर होंगे। और तब तक आप सभी इस क्लास को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।